सिंगरौली जिले में जिस तरह से आए दिन अनियमितता देखने को मिलती है एवं अगर हम बात करें किसानों की, गरीबों की या फिर हम बात करें विस्थापितों की, तो विस्थाप सभी की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। भले ही जिले में सरकार होने का दावा है या फिर सत्ता पर का भी भाजपा के जनप्रतिनिधि जिले में भरे पड़े हैं। बावजूद इसके कि लगातार जिले की समस्याओं को उचित पटल पर नहीं रखा जाता, जिस कारण से कहीं न कहीं आम आम जन चाहे मजदूर हो या फिर किसान लगातार परेशान रहते हैं। जिले की इन्हीं सब परेशानियों के बीच में एक जन आंदोलन से ही एक उभरता हुआ चेहरा जो निकल कर सामने आया जिसने कि आज जिले में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है एवं कई आंदोलनों से होकर गुजरे। आखिर इस आम घर के एक गरीब लड़के ने जिस तरह से नाम कमाया है और आज वो हम सबके बीच हैं और लोग उनसे काफी कुछ उम्मीद करते हैं। तो आइए हम सीधा उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसा रहा उनका सफर। नमस्कार, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे अब तक के सफर को लेकर आप? देखिए, ये सफर तो इसको नहीं कह सकते, ये एक संघर्ष की शुरुआत थी मेरे छात्र जीवन से ही। जब मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में काम किया करता था, तब से छात्रों की समस्या, पढ़ाई लिखाई की समस्या, गरीबों के बच्चों को किस तरीके की दिक्कतें आ रही पढ़ाई लिखाई में, तमाम चीजों से जो समझ में आती है, एक दिमाग में एक माहौल तैयार हुआ और ये लगा कि यार आज भी आजादी के इतने दिनों के बावजूद भी हमारा देश और हमारे देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके की हैं और इनको सुधारने के लिए हमें आगे आना चाहिए और उस पर हमें काम करना चाहिए। ऐसे में एक चीज जो लगातार कहा जाता है कि जिला जो है सिंगरौली जिला है भाजपा का गढ़ कहा जाता है। आज जिले के यदि हम बात करें नगर निगम क्षेत्र की हो या फिर सांसद हो या विधायक हो या प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री, भाजपा का होने के बावजूद भी सिंगरौली जिले के विकास को आप किस नजर से देखते हैं? अब आपने जब ये बात कह दी है कि सिंगरौली जिले में और भाजपा का विकास, तो आप जानते हैं कि वर्ष 2007 से सिंगरौली में विनाश के अलावा कभी विकास का कोई काम नहीं हुआ। सिंगरौली के हरिजन आदिवासियों के किसानों की जमीनें जबरदस्ती छीनी गई, औने पौने दामों पर पूंजीपतियों को सौंपा गया और ना चाहते हुए भी उनके घरों पर जबरदस्ती बुलडोजर चलाए गए और किसानों की जमीनें छीन करके इसी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के पूंजीपतियों को दिया, उद्योगपतियों को दिया। और जो खनिज संपदा थे हमारे सिंगरौली के, खासतौर से आप कहेंगे कोयला, पत्थर, बालू या और भी जो हमारे रिसोर्सेस हैं, यहाँ तक कि पानी भी इन्होंने सब पूंजीपतियों को बेच दिया। गोपन नदी हमारे देश जिले की सबसे प्रमुख नदी थी, सोन नदी थी, रेण नदी थी। इन नदियों का बालू तो बालू छोड़ दो आप, इन्होंने पानी भी यहाँ के पूंजीपतियों को बेच दिया। तो ऐसे में अब आप अगर इनसे उम्मीद करते हो कि ये सिंगरौली के लिए कितना विकास किए हैं, तो आपके सामने है, पूरी सिंगरौली दिख रही है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज भी सिंगरौली के लोगों को 100 खाट पे रख के ले जाना पड़ रहा है। आज भी सिंगरौली में लोगों को बिजली मुहैया नहीं है। आज भी सिंगरौली में लोगों को सड़क मुहैया नहीं है, साफ पीने का पानी मुहैया नहीं है। पॉल्यूशन किस तरीके से है कि लोग दिल्ली के लिए चिल्लाते थे, दिल्ली देश का सबसे बड़ा जो है जहरीला राज्य है, लेकिन मैं तो कहता हूँ राज्य की बात छोड़ो, आज सिंगरौली पूरी दुनिया में सबसे अधिक जहरीली है। सबसे अधिक अगर पॉल्यूशन पूरे दुनिया में कहीं है तो वो सिंगरौली में है। और मेरी तो बात छोड़ दीजिए, आपके सांसद महोदया ने भी ये बात अपने वक्तव्य में कही है कि सीधी के लोग तो बड़े अच्छे हैं, सिंगरौली के लोग तो थूकते हैं तो कोयला थूकते हैं, सांस लेते हैं तो कोयला का लेते हैं और खाते हैं तो कोयला खाते हैं। ये बात तो आप लोगों ने जगजाहिर है। जिनको आप लोगों ने वोट देके सांसद बनाया था उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सिंगरौली में पॉल्यूशन किस तरीके का है। तो अब आप इससे आकलन लगा लें कि सिंगरौली का विकास कहां तक हुआ है और विनाश कहां तक हुआ है। जो सिंगरौली के मूल लोग थे, जो सिंगरौली के मूल निवासी थे, आज उनका कोई पता नहीं है कहाँ रह रहे हैं। सिंगरौली के आदिवासी जो आप देख रहे होंगे, दूर मत जाइए, पास में मुड़वानी डैम, बंधा, पिडरवा, नगवा, खैराही, करसुआ, हिंडालको में था, उससे गिधेर,
उड़गड़ी, बरैनिया, ये जो गांव थे, बड़ोखर, इन गांव के जो मूल निवासी थे आज उनकी पहचान मिट गई है। आज उनका पता नहीं है कि वो कौन से जगह पे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस तरीके का जीवन जी रहे हैं। क्या इस सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि हम जिनको विस्थापित कर रहे हैं, जिनकी जमीनें छीन रहे हैं, जिनके मकान छीन रहे हैं, वो उनका जीवन स्तर किस तरह हो, उस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। ये विकास है बीजेपी का आपके सामने है। लगातार जिले में जिस तरह से कंपनियों कंपनियों का यहाँ पर आशियाना बढ़ा है, लगातार कंपनियां बढ़ी हैं और ठीक उसी तरह से विस्थापन बढ़ा है और साथ में बढ़ी है तो विस्थापितों की समस्याएं। आप खुद भी जन सुनवाई करते हैं, जबकि जन सुनवाई का जो प्रावधान था वो बाद में आया, आप शुरू से ही गरीब जनता को सुनते आ रहे हैं। तो अब तक आपके पास में जो समस्याएं आती हैं गरीबों की या विस्थापितों की, तो किस तरह की समस्याएं ज्यादा होती हैं और उसमें क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की है कि एक तरफ सरकारी जन सुनवाई चलती है, जहां जिले के सारे आला अधिकारी बैठते हैं और उस जन सुनवाई को सुनते हैं, लोगों की समस्या को। और एक तरफ हम हैं जो जन सुनवाई करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ शिकायतें लेकर के लोग हमारे पास जन सुनवाई के लिए आते हैं। कितना हास्यास्पद है, अंदाजा लगाइए कि जिले के सबसे प्रमुख अधिकारी कलेक्टर साहब हैं, पुलिस विभाग के एसपी साहब हैं, एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, जिनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उन लोगों की समस्याओं का समाधान करें। जब वो उन लोगों की समस्या नहीं सुनते तो जनता उनके खिलाफ शिकायत लेकर के हमारे यहाँ जन सुनवाई में आती है। अब मैं कितना असहज महसूस करता हूं कि जिले के कलेक्टर के खिलाफ कंप्लेन हमारे पास आना, एसपी के खिलाफ कंप्लेन हमारे पास आना और उन आम जनता की समस्याओं को निपटारा भी कराना उन्हीं से है। उसके लिए हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है, उन्हीं कलेक्टर से लड़ने पड़ते हैं, उन्हीं एसपी साहब से लड़ना भिड़ना पड़ता है, उन्हीं एसडीएम और तहसीलदार से लड़ना भिड़ना पड़ता है और जाके उस जनता का काम कराना पड़ता है। मूलभूत जो समस्याएं आ रही, सबसे बड़ा आपको बता दें कि यहाँ पे जब आदमी का घर, मकान, जमीन, मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा कि अगर किसी के पास 2 एकड़ जमीन थी, उस 2 एकड़ जमीन से वो अपने 3 पुश्त तक अपने घर, परिवार एवं नात रिश्तेदार का भी जीविकोपार्जन कर लेता था। सारा घर परिवार के लोग उससे मिलके काम करते थे, खेती करते थे, उससे उपार्जन जो होता था और थोड़ी बहुत मजदूरी दाएं-बाएं काम करके वो अपने घर का भरण-पोषण कर लेते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि उस परिवार का बिखरा हुआ, विस्थापन के चलते एक भाई कहीं और, एक भाई कहीं और, एक भाई कहीं और, इस तरीके से परिवार भी बटा। जो जीविकोपार्जन के साधन थे वो जमीनें खत्म हो गई। थोड़े पैसे इनको मिले थे, उन पैसों को भी यहाँ के जो कारपोरेट्स के लोग हैं, कभी गाड़ियों के बहाने, कुछ दलालों ने, कभी चिटफंड कंपनियों के माध्यम से इन तमाम जगहों पर उन पैसों का इन्वेस्ट करके, मतलब वो ठगे के ठगे रह गए। उनको कंपनियों ने थोड़े पैसे दिए, 96,000 रुपए एकड़ के हिसाब से हमारे यहाँ मुआवजा मिला। आज आप 96,000 रुपए में 1 डिसमिल जमीन नहीं खरीद सकते। अब वो लोग क्या करेंगे? रोजगार उनके पास है नहीं, काम है नहीं, बड़ी मुश्किल से लड़ भिड़ करके अगर एकाक को मिल भी गया है तो उनको आज भी मजदूरी के नाम पर 8 से 10,000, 12,000। अब 12,000 की मजदूरी में 13-13, 12-12 लोगों का परिवार है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके से जीवन यापन हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो समस्या हमारे पास आ रही वो रोजगार की है। महंगाई तो है ही है, देख रहे हैं आप। आज आम आदमी के थाली में आलू नहीं आ सकता, तेल नहीं आ सकता, रिफाइन नहीं आ सकता, क्योंकि जब 200 रुपया प्रतिदिन वो मजदूरी कमाएगा तो 200 रुपया लीटर का सरसों का तेल नहीं खरीद पाएगा, 200 रुपया किलो का रिफाइन नहीं खा सकता, 40 रुपया 50 रुपया किलो का आलू उसकी सब्जी में नहीं हो सकती। इसलिए सिंगरौली में आज जो सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे आटा पर जीएसटी लग गया, दही पर जीएसटी लग गया, पनीर पर जीएसटी लग गया, दाल पर जीएसटी लग गया, अरे और तो और मरने के बाद कफन पर भी जीएसटी लग गया। ऐसे विकास कार्य करने वालों से आप उम्मीद करते हैं कि वो सिंगरौली के लोगों का कितना भला कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा एक और सवाल जो है निकल कर सामने आ रहा है। सिंगरौली विधानसभा की यदि हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में ही एक तरफ एनसीएल मुख्यालय स्थित है, दूसरी तरफ एनटीपीसी जैसी प्रमुख कंपनियां और तीसरा यदि सिंगरौली विधानसभा की बात करें तो रिलायंस जैसी कंपनी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जिले का अपना डीएमएफ फंड भी है, एक तरफ जहाँ सीएसआर फंड एनसीएल का ही मात्र 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। फिर भी जिले में आपको विकास जो है, किस तरीके का विकास की अभी और आवश्यकता है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, विकास तो ठीक अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले तो लोगों को जीने का अधिकार चाहिए, लोगों को जीने की व्यवस्था चाहिए सबसे पहले तो।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम जब से मैं खासतौर से 2008-9 से विस्थापन की लड़ाई में सक्रिय हुआ, तब से ये देखता चला आ रहा हूँ कि आज आप किसी भी तरीके से अपनी बात इनके सामने नहीं रख सकते। आपके बोलने पर पाबंदी है। आप अगर रोजगार की मांग करोगे तो आपको नक्सलाइट बता दिया जाएगा। आप अगर जमीन की मांग करोगे तो आपको आतंकवादी, टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा, टुकड़े-टुकड़े गैंग घोषित कर दिया जाएगा। और सिंगरौली में क्यों नहीं विकास हो रहा है, क्यों नहीं सिंगरौली के युवा बोलते, क्यों नहीं सिंगरौली के किसान बोलते, क्यों नहीं सिंगरौली के नेता बोलते? आपने देखा है 2009 से लगातार 2013-14 तक क्या स्थितियां रही हैं। कंपनियां, हिंडाल्को है, एसआर है, रिलायंस है, अदानी है, एनसीएल है, एनटीपीसी है। मैं तो कहता हूं डंके के चोट पर अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी अगर सिस्टम से काम करें, सिस्टम पर हो, तो मैं कहता हूं सिंगरौली का एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, एक भी व्यक्ति भूखे नहीं मरेगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो सिंगरौली में नहीं हो सकती। सिंगरौली में अच्छा अस्पताल हो सकता है, अच्छे स्कूल हो सकते हैं, अच्छे कॉलेज हो सकते हैं। सिंगरौली में पर्यावरण को बचाने की कार्रवाई की जा सकती है, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, सब कुछ संभव है। लेकिन कमी है तो इच्छा शक्ति की, नीतियों की कमी है। ये खुद नहीं चाहते, क्योंकि ये अपना घर भरना चाहते हैं, अपने बेटे का कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कंपनी को मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये सिंगरौली के लोगों का भला नहीं करना चाहते। सिंगरौली के आम जो जनता है उसके लिए ये कोई काम नहीं करना चाहते। अगर ये तरीके से करें तो आज बेहतर अस्पताल, आप देख रहे हैं ट्रामा सेंटर बना हुआ, बिल्डिंग खड़ी है, पर आज तक उसमें जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं किस तरीके की मनमानी करते हैं आप देख लीजिए। वहां डॉक्टर्स जो ड्यूटी कर रहे हैं वो वहां से मरीजों को रेफर करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजते हैं अपनी हॉस्पिटल चलाने के लिए। तो यहाँ तो एक कहानी चरितार्थ हो रही, तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटे के आजादी बा, तोहरा तन पे खाकी हुए हमरा तन पे खादी बा। तो इस सिंगरौली को खाकी और खादी ने मिल करके बर्बाद करने के अलावा कभी सिंगरौली को आबाद करने के लिए, सिंगरौली के लोगों के लिए कभी भी प्रयास नहीं किया और कोई बात कभी सोची भी नहीं। इसलिए जब तक यहाँ के एक मजबूत नेतृत्व, एक मजबूत नेता जो युवाओं की बात कर सके, जो यहाँ मजदूरों की बात कर सके, जो किसानों की बात कर सके, जब तक वो चुन करके नहीं आएगा या उसको स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक ये सारी बातें बेमानी है। हम 5 साल तक खूब ढिंडोरा पीटते हैं, चिल्लाते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं, और जब नाग पंचमी का दिन आता है तो हम उसी सांप को उसके बिल में जाकर के दूध पिलाते हैं। तो मेरे भाई, इससे क्या होने वाला है? हम पूरे 5 साल तक इनके खिलाफ खूब गुस्सा जाहिर करते हैं, भाजपाइयों को गाली देते हैं, कांग्रेसियों को कोसते हैं। अभी एक और पानी का बुलबुला निकल के आया जो जिनने सब जवाब दिखाया कि हम दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पे मॉडल व्यवस्था करेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है? सबको उन्हीं नीतियों पर काम करना पड़ रहा है। सब उसी नीतियों पर काम करेंगे जो इन पूंजीवादी व्यवस्था ने बना रखी है। और पूंजीवादी व्यवस्था में मालिक का मुनाफा होता है, कर्मचारियों का, लोगों का कभी उसमें हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए अगर हम सबको ये परिवर्तन चाहिए, सिंगरौली में विकास चाहिए, तो सिंगरौली के लोगों को भी बदलना पड़ेगा, लोगों की सोच को भी बदलनी पड़ेगी, काम करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। और नेता बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें नीतियां बदलने की जरूरत होगी। और जब तक हम नीतियां नहीं बदलेंगे तो सिंगरौली का कुछ भी नहीं होने वाला है, ना आपका भला होगा ना हमारा भला होगा। नीतियां बदलनी पड़ेंगी सिंगरौली की। और इसी के साथ आज हमने बात की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद के सदस्य कॉमरेड संजय नामदेव से, और जाना कि आखिर यहाँ की वर्तमान स्थितियों के बारे में, और साथ ही उनसे उनके कार्यकाल को लेकर भी हमने एक चर्चा की। बने रहिए हमारे साथ हिम्मत समाचार के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार।